रात के 2 बज चुके थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में बने इंस्पेक्टर कबीर का आलीशान बंगला आज बाहर से जितना शांत लग रहा था, अंदर उतनी ही बड़ी खामोशी और घुटन छाई हुई थी। कबीर के चेहरे पर एक गहरी थकावट और उससे भी ज़्यादा एक भयानक गुस्सा था। वह अपनी डार्क नेवी ब्लू पुलिस यूनिफॉर्म में था, जिसके कंधों पर लगे स्टार्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक झुंझलाहट थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो ना कुछ बोल सकती है और ना ही उसकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखती है। लेकिन अपने पिता के मरते हुए दोस्त और उनके आखिरी आंसुओं के आगे वह हार गया। मजबूरी में उसे एक गूंगी और मासूम सी दिखने वाली लड़की नैना के गले में मंगलसूत्र पहनाना पड़ा। वह भारी कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। वह कमरा जो कभी उसका अपना प्राइवेट स्पेस हुआ करता था, आज लाल गुलाब की पंखुड़ियों और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ था। फूलों की वह तेज और मीठी महक कबीर के सिर में दर्द पैदा कर रही थी। उसने बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में सिर्फ 2 छोटे लैंप चल रहे थे, जिनकी पीली और मध्यम रोशनी पूरे कमरे में एक अजीब सी गर्माहट फैला रही थी। कबीर ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी नज़र सीधे सामने किंग साइज बेड पर गई। नैना बेड के बिल्कुल बीचों बीच एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसका भारी सुर्ख लाल रंग का ब्राइडल लहंगा, जिस पर गोल्डन जरी का बेहद बारीक और भारी काम किया हुआ था, उसके दुबले पतले शरीर पर एक बोझ की तरह लग रहा था। उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ थीं, जो उसके हर हल्की सी कांपती हुई सांस के साथ छनक उठती थी। नैना का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर लंबा घूंघट था। वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके रोने की वजह से उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। कबीर ने चीरते हुए गहरी सांस ली। उसने अपने गले से अपनी टाई को खींचा और उसे उतार कर साइड सोफे पर फेंक दिया। उसकी उंगलियां उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स को तेजी से खोलने लगी। वह गुस्से में नैना की तरफ बढ़ा ताकि उसे साफ साफ कह सके कि वह यह शादी नहीं मानता और उसे सोफे पर सोना होगा। देखो, मुझे ये सब। कबीर के शब्द उसके गले में ही अटक गए। नैना, जो शायद उस भारी लहंगे और घुटन भरे घूंघट में सांस नहीं ले पा रही थी, उसने घबराहट में अपना सिर से वह भारी दुपट्टा हटा दिया था। लहंगे का वजन और गहनों की चुभन से परेशान होकर वह अपने ब्लाउज की डोरी खोलने की कोशिश कर रही थी, जो शायद उलझ गई थी। गर्माहट और आंसुओं के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। कबीर वहीं का वहीं रुक गया। उसने देखा कि नैना की बड़ी बड़ी और मासूम आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसकी डोरी आधी खुल चुकी थी, जिससे उसकी गोरी और मुलायम पीठ का एक हिस्सा लैंप की रोशनी में चमक रहा था। वह अपने भारी गहनों और कपड़ों से एक छोटे बच्चे की तरह जूझ रही थी, पूरी तरह से बेसुध और इस बात से अनजान कि कबीर कमरे में आ चुका है। वह मासूमियत, वह खुलापन और उस आलीशान सजावट के बीच उसकी वह कांपती हुई हालत। कबीर का दिमाग सून पड़ गया। जो गुस्सा अभी तक उसके खून में उबल रहा था, वह अचानक एक अजीब सी गर्मी और गहरे जुनून में बदलने लगा। उसने अपनी नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उस बेबस और खूबसूरत लड़की से अपनी आंखें नहीं चुरा पाया। नैना ने अचानक आहट महसूस की और डर कर ऊपर देखा। कबीर को दरवाजे के पास खड़ा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हड़बड़ाहट में खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर की आंखें अब लाल हो चुकी थी, गुस्से से नहीं बल्कि उस नज़ारे से जिसने उसके सारे उसूलों और कंट्रोल को एक सेकंड में तोड़ कर रख दिया था। वह धीमे लेकिन भारी कदमों से बेड की तरफ बढ़ने लगा और कमरे में छाई वह खामोश रात एक बेहद इंटेंस और कभी न भूलने वाले जुनून में बदलने लगी। कमरे में छाई खामोशी अब बहुत भारी होने लगी थी। कबीर के भारी कदमों की आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नैना पर था, जो अब डर के मारे बेड के हेडबोर्ड से बिल्कुल चिपक गई थी। नैना की सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी आधी खुली डोरी और लहंगे को सीने से लगा लिया था, खुद को कबीर की तेज नज़रों से बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। कबीर बेड के किनारे तक पहुंचा
और उसने अपना एक घुटना गद्दे पर रखा। बेड की स्प्रिंग की हल्की सी चरमराहट ने नैना के दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुका। उसकी उंगलियां अब नैना के चेहरे के बेहद करीब थी। नैना ने खौफ के मारे अपनी आंखें कसकर भींच ली। वह चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घूट कर रह गई। उसकी बंद आंखों से आंसुओं की दो मोटी धारें निकलकर उसके गालों से होती हुई उसकी गर्दन तक बहने लगी। कबीर का हाथ आगे बढ़ा और उसकी गर्म उंगलियों से नैना के ठंडे और कांपते हुए कंधे को छुआ। जैसे ही कबीर का स्पर्श उसे महसूस हुआ, नैना का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह सिहर उठा। वह इतनी जोर से कांप रही थी कि उसकी कलाइयों में पहनी भारी लाल चूड़ियां आपस में टकरा कर बजने लगी। वह खामोश थी, लेकिन उसकी वह बेबसी और उसका वह खौफ किसी चीख से भी ज़्यादा तेज था। वह सिहरन, वह बेइंतहा खौफ। कबीर की उंगलियां वहीं की वहीं रुक गई। नैना के उन आंसू और उसकी खामोश तड़प ने कबीर के दिमाग पर पड़े उस जुनून के पर्दे को एक झटके में फाड़ दिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या करने जा रहा था। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो लोगों की हिफाजत करता था, और यहाँ वह एक ऐसी मासूम और बेबस लड़की को नोचने जा रहा था जिसके पिता ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसका हाथ कबीर को सौंपा था। और उससे भी बड़ी बात, कबीर का दिल तो किसी और के पास था। उसकी अपनी मोहब्बत, जिसे वह एक गूंगी लड़की के खातिर पीछे छोड़ आया था, कबीर की आंखों के सामने आ गई। यह एहसास होते ही वह अपनी मोहब्बत को धोखा दे रहा है और खुद की नज़रों में एक जानवर बन रहा है। उसका सारा नशा उतर गया। कबीर ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह हाँफ रहा था जैसे कोई बहुत लंबी दौड़ लगा कर आया हो। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके हाथों की नसें तन गई। सिट। कबीर के मुंह से एक भारी और गुस्से से भरी आवाज़ निकली। नैना ने डरते हुए अपनी सूजी हुई आंखें खोली। उसने देखा कि कबीर उससे दूर जा चुका था। कबीर ने झटके से बेड के पास रखी एक भारी रेशमी रजाई उठाई और उसे नैना के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका आधा खुला शरीर और कांपता हुआ वजूद पूरी तरह ढक गया। उसने अपनी लाल और थकी हुई आंखों से नैना को देखा और एक ठंडी कठोर आवाज़ में कहा, चुपचाप सो जाओ और इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी नहीं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और इस कमरे में या मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह कहकर कबीर तेज़ी से पलटा और कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसने बालकनी का भारी कांच का दरवाज़ा जोर से खोला और बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा के बीच कबीर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगा लिया। गहरा धुआं हवा में उड़ाते हुए वह अंधेरे में घुरने लगा। खुद पर, अपनी किस्मत पर और अपने उस पल भर के खोए हुए कंट्रोल पर बुरी तरह झल्ला रहा था। अंदर नैना उस भारी रजाई के नीचे घुटनों में सिर दिए बिना कोई आवाज़ किए फूट फूट कर रो रही थी। वह रात उन दोनों के लिए बहुत लंबी और दर्दनाक होने वाली थी। सुबह के 7 बज चुके थे। खिड़की के भारी मखमली पर्दों के बीच से छनकर आती धूप की एक पतली सी किरण नैना के चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी सूजी हुई पलकें धीरे से खोली। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वह रात भर उसी भारी रेशमी रजाई के नीचे घुटनों में सिर छिपाए सिकुड़ कर सोई थी। उसने घबरा कर पूरे कमरे में नजरें घुमाई। कबीर कमरे में नहीं था। बालकनी का कांच का दरवाज़ा आधा खुला था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रात भर रोने की वजह से नैना की आंखों का काजल पूरी तरह फैल चुका था और उसके गोरे गालों पर काले निशान छोड़ गया था। लहंगे की भारी जरी और गहनों की चुभन ने उसकी कोमल कमर और कंधों पर लाल निशान बना दिए थे। वह धीरे से बेड से उतरी। कमरे के एक कोने में उसका सूटकेस रखा था। उसने कांपते हाथों से अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक बेहद साधारण सा हल्के गुलाबी रंग का कॉटन का सलवार सूट निकाला। वह उस भारी और घुटन भरे ब्राइडल लहंगे से जल्द आजाद होना चाहती थी। कमरे से जुड़ा बाथरूम किसी 5 स्टार होटल जैसा था, ब्लैक मार्बल और गोल्डन फिटिंग्स वाला। शीशे के सामने खड़े होकर जब उसने खुद को देखा तो उसे अपनी ही शक्ल से अजनबीपन महसूस हुआ। उसने गर्म पानी से शावर किया, जिससे उसके डर जकड़े हुए शरीर को थोड़ी राहत मिली।
गुलाबी सूट पहनकर और बालों को एक सादे से क्लिप में बांधकर वह कमरे में वापस आई। उसके गले में पड़ा वह मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर ही अब उसकी असलियत थे। वह कमरे का भारी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने से बहुत डर रही थी। यह आलीशान घर उसे किसी सोने के पिंजरे जैसा लग रहा था, जहां उसका कोई अपना नहीं था। सुबह के 10 बज रहे थे। कबीर अपने पुलिस स्टेशन के प्राइवेट केबिन में अपनी कुर्सी पर सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे और उसने रात से अपनी डार्क नेवी ब्लू पुलिस यूनिफॉर्म भी नहीं बदली थी। केबिन का माहौल सिगरेट के धुएं और ब्लैक कॉफ़ी की कड़वी महक से भरा हुआ था। तभी केबिन का दरवाज़ा झटके से खुला। सामने तानिया खड़ी थी। तानिया कबीर की जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था। तानिया ने एक स्लीक ब्लैक पेंसिल स्कर्ट का व्हाइट शिफॉन शर्ट पहनी हुई थी। उसके खुले स्ट्रेट बाल और हाई हील्स की खटखट उस शांत केबिन में गूंज गई। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसुओं का सैलाब था। तुमने शादी कर ली कबीर? तानिया की आवाज़ में एक दर्द भरी चीख थी। उसने अपना डिजाइनर ब्लैक लेदर हैंडबैग कबीर की टेबल पर जोर से पटका। कबीर तुरंत अपनी भारी कुर्सी से उठा। उसने आगे बढ़कर तानिया के दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तानिया ने झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए। तानिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मेरी मजबूरी। मेरे पिता के दोस्त आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वो लड़की नैना, वो मेरे लिए एक जिम्मेदारी और बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। कबीर की आवाज़ में भारीपन और थकान थी। तानिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बोझ? वो तुम्हारी पत्नी है कबीर, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे कमरे में। कबीर ने झुंझलाते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। मैंने उसे साफ कह दिया है कि मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। मैंने उसे छुआ तक नहीं है और ना ही कभी छूऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। कबीर ने यह बात पूरे भरोसे से कही, लेकिन जैसे उसने यह बोला, उसके दिमाग में अचानक रात का वो सीन एक फ्लैश बैक की तरह घूम गया। नैना की वो कांपती हुई आधी खुली पीठ, वो डरी हुई मासूम आंखें और उसके गालों पर बहते वो बेबस आंसू। कबीर का दिल एक सेकेंड के लिए अजीब तरह से धड़का। उसने फौरन अपना सिर झटककर उस ख्याल को दिमाग से निकाला। तानिया ने कबीर की आंखों में गहराई से देखा और एक ठंडी आवाज़ में कहा, मैं इंतज़ार करूंगी कबीर, ये देखने के लिए कि तुम्हारी ये मजबूरी कब तक सिर्फ मजबूरी रहती है। वह पलटी और तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गई। पीछे छोड़ गई एक ऐसा पुलिस वाला जो बाहर से जितना सख्त था, अंदर से उतना ही उलझता जा रहा था। तानिया के पलटते ही कबीर उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तानिया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तानिया केबिन का कांच का भारी दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकल गई। कबीर केबिन के दरवाजे तक आया, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। पुलिस स्टेशन उस वक्त पूरी तरह से भरा हुआ था। बाहर ड्यूटी का मौजूद हवलदार फाइलें इधर उधर ले जा रहे थे। 2 सब इंस्पेक्टर अपनी डेस्क पर बैठे कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे थे और कुछ लोग अपनी शिकायत लिखवाने के लिए बेंच पर इंतजार कर रहे थे। तानिया के इस तरह रोते हुए और गुस्से में बाहर जाने पर स्टेशन के आधे स्टाफ की नज़रें उसी पर टिकी थी। कबीर एक सख्त और सम्मानित इंस्पेक्टर था और वो अपने ही पुलिस स्टेशन में सबके सामने एक तमाशा नहीं बना सकता था। उसने बेबसी से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और तानिया को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखता रहा। दरवाज़ा बंद रहते ही कबीर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। उसने अपने केबिन की भारी रिवॉल्विंग कुर्सी को इतनी जोर से लात मारी कि वो खिसक कर सीधे दीवार से जा टकराई। डैम इट! वो खुद पर, अपनी किस्मत पर और अपनी उस मजबूरी पर बुरी तरह झल्ला रहा था जिसने उसकी ज़िंदगी को इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ कबीर का घर अब नैना के लिए एक नई दुनिया बन रहा था। सुबह उस साधारण से गुलाबी कॉटन सूट में अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए जब वो डाइनिंग हॉल में आई तो वो डरी हुई थी। उसे लगा था कि शायद ससुराल वाले भी उसे ताने देंगे, लेकिन उसके उलट कबीर की माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर अपने गले से लगा लिया। उनके प्यार, उनके माथे पर दिए गए आशीर्वाद और दुलार ने नैना की आंखों में आंसू ला दिए। दोपहर होते होते नैना के घर की उस शानदार और बड़ी सी मॉडर्न किचन की जिम्मेदारी संभाल ली थी।
उसने अपने हाथों से बेहतरीन उत्तर भारतीय खाना बनाया। कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां। मसालों की तेज और सौंधी महक से पूरा घर महक उठा था। सास ससुर ने खाना खाकर उसकी इतनी तारीफ की कि नैना कुछ पल के लिए अपना सारा दर्द और रात का खौफ भूल गई। दोपहर में किचन समेटते हुए नैना के मन में एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। एक लड़की अपनी शादी को लेकर कितने सपने देखती है। उसकी भी शादी हो गई थी। उसे इतना प्यार करने वाला और सम्मान देने वाला परिवार भी मिल गया था। क्या उसे खुश होना चाहिए या फिर उसे दर्द पर रोना चाहिए कि उसका अपना पति उसे एक बोझ मानता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे। लेकिन एक बात सच थी, अब वो शादीशुदा थी और कबीर उसका पति था, चाहे वो उसे माने या ना माने। इस एक शब्द पति ने उसके अंदर एक अनजाना सा हक और एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर दिया था। रात के 11:30 बज चुके थे। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन पूरे हॉल में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। नैना लिविंग रूम के बड़े से मखमली सोफे पर बैठी कबीर का इंतजार कर रही थी। उसने कबीर के लिए खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर ढक कर रखा था। इंतजार करते करते उसकी आंखें भारी हो रही थी और वो सोफे के कुशन पर सिर टिकाए ऊँघने लगी थी। तभी मुख्य दरवाजे का लॉक खुलने की भारी आवाज़ आई। कबीर थका हारा, पसीने में तर और पहले से ही चिड़चिड़ाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी पुलिस कैप सोफे पर फेंकी। तभी उसकी नज़र सिकुड़ कर बैठी नैना पर पड़ी, जो दरवाजे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर खड़ी हो गई थी। दिन भर का गुस्सा, स्टेशन की थकान और तान्या के दूर जाने की फ्रस्ट्रेशन, कबीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर की आवाज़ भारी, सख्त और पूरे शांत हॉल में गूंजने वाली थी। नैना डर गई। उसने अपने कांपते हाथों से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो उसके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने आदर्श पत्नी बनने का नाटक मत करो। कबीर गुस्से में लगभग चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए खाना बनाकर और रात भर जाकर तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, एक मजबूरी हो। जाओ और सो जाओ, और आइंदा मेरे लिए जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर की ये चुभती हुई बातें नैना के दिल को किसी तेज खंजर की तरह चीर गई। सुबह से जो वो खुद को संभाल रही थी, उसका सब्र अचानक टूट गया। वो कोई बेजान गुड़िया नहीं थी जिसे कोई भी आकर अपनी मर्जी से तोड़ दे। उसका स्वाभिमान और उसका दर्द अब आंसुओं के साथ साथ गुस्से में बदल रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। नैना तेजी से कबीर के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने छोटे छोटे दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कबीर के चौड़े और सख्त सीने पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, बुरी तरह सिसक रही थी और अपनी पूरी ताकत से उसके सीने पर वार कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका हर एक वार, उसके कांपते हाथ और उसकी गिरती हुई सांसें कबीर को बता रही थी कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। वो उसे महसूस करा रही थी कि वो भी इंसान है और उसे भी दर्द होता है। कबीर एकदम सन्न रह गया। उसे इस गूंगी और डरी हुई लड़की से इस आक्रामक रूप की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो चाहता तो नैना के दोनों हाथ एक सेकेंड में पकड़ सकता था, लेकिन वो एक बूत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके हाथ नीचे लटक रहे और वो बस बेबसी से नैना को खुद को मारते हुए और फूट फूट कर रोते हुए देखता रहा। कुछ सेकेंड बाद नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कबीर को एक आखिरी जोर का धक्का दिया। कबीर हल्का सा पीछे हटा। नैना ने अपने आंसू पोंछे और बिना पलट कर देखे दौड़कर बेडरूम की तरफ चली गई और अंदर से दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। कबीर वहीं हॉल के बीचों बीच सुन खड़ा रह गया। उस शांत हॉल में नैना की वो खामोश चीखें और उसके हाथ का वो स्पर्श अभी कबीर के सीने पर धड़क रहा था और एक बार फिर उसे खुद पर बेइंतहा नफरत होने लगी। क्या दरवाज़ा बंद होने के बाद कबीर उसे मनाने के लिए दरवाज़ा खटखटाएगा या फिर वो वहीं बाहर सोफे पर अपने गिल्ड के साथ रात गुजारेगा? नैना के बेडरूम का भारी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ था
कि उसकी आवाज़ उस खामोश और बड़े से हॉल की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। कबीर वहीं अपनी जगह पर भूत बना खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और सीने पर नैना के छोटे छोटे हाथों के वार की वो टीस अब भी महसूस हो रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और कड़क आवाज़ आई। ये क्या बदतमीजी है कबीर? कबीर ने झटके से अपनी लाल आंखें घुमाई। हॉल के दूसरे सिरे पर सीढ़ियों के पास दादाजी खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का सूती कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और उनके झुर्रियों भरे हाथों की पकड़ अपनी उस पुरानी लकड़ी की छड़ी पर बेहद सख्त थी। उनकी आंखों में कबीर के लिए एक गहरी नाराज़गी थी। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया था और उन्होंने ऊपर से वो सारा तमाशा देख लिया था। दादाजी अपनी छड़ी टेकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। उस मासूम बच्ची को इस तरह परेशान करते हुए, उसे रुलाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो अपना घर परिवार छोड़कर इस अनजाने घर में आई है, तुम्हारे लिए रात भर इंतजार कर रही थी और तुम? शर्म? कबीर ने दादाजी की बात बीच में ही काट दी। दादाजी को देखते ही कबीर के अंदर का वो अपराध बोध जो नैना के रोने से पैदा हुआ था, अचानक एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी जोर से कस गई कि पोरों का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसकी गर्दन की नसें तन गई और आंखों में जैसे आग उतर आई। कबीर भारी और तेज कदमों से दादाजी की तरफ बढ़ा। आप मुझसे शर्म की बात कर रहे हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो मेरी वजह से हो रहा है? कबीर की आवाज़ भारी और बेहद तीखी थी, जो हॉल की शांति को चीर रही थी। उसने अपना हाथ बेडरूम के उस बंद दरवाजे की तरफ उठाया। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे चीख चीख कर कहा था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उस लड़की को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा। लेकिन नहीं, आपकी वो जीत, अपने उस मरते हुए दोस्त को दिया गया आपका वो झूठा वादा। दादाजी ने कबीर को शांत करने की कोशिश की। कबीर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वो तुम्हारे पिता के समान थे और पिता के समान थे तो क्या उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया आपको? कबीर लगभग दहाड़ा। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। आपने अपनी उस जीत के खातिर मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया और अब उस लड़की को, उस गूंगी और बेबस लड़की को इस घर में लाकर मेरे गले में बांध दिया है। मैंने आपसे पहले ही दिन कह दिया था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और अब जब मैं सच में ये नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। दादाजी कुछ पल के लिए निशब्द रह गए। कबीर का ये रूप, उसका ये उबलता हुआ गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कबीर एक सख्त पुलिस वाला था जो शहर के सबसे खतरनाक मुजरिमों से नहीं डरता था, लेकिन आज वो अपने ही घर में अपनों से हार गया था। आपकी इस एक जिद ने, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की, 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद कर दी है। ये आखिरी शब्द बोलकर कबीर ने सोफे पर पड़ी अपनी पुलिस कैप और बुलेट की चाबियां जोर से उठाई। उसने एक बार भी पलटकर उस बंद दरवाजे या दादाजी की तरफ नहीं देखा और तेज कदमों से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल दरवाज़ा जोर से खुला और फिर से एक भारी आवाज़ के साथ बंद हो गया। बाहर बुलेट के स्टार्ट होने की तेज़ आवाज़ आई जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए दूर चली गई। हॉल में अब सिर्फ दादाजी अकेले खड़े थे, अपनी छड़ी के सहारे, कबीर की बातों के उस कड़वे सच का बोझ उठाते हुए। और अंदर उस बंद कमरे में नैना ज़मीन पर बैठी उस भारी दरवाजे से पीठ टिकाए अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर का ये सारा तमाशा सुन चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कबीर की नफ़रत की असली वजह वो नहीं, बल्कि ये ज़बरदस्ती थोपी गई शादी थी। कबीर ने उस डायरी को घूरते हुए कई पल बिता दिए, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। कमरे में छाई उस दम घोटू खामोशी के बीच उसने बिना कुछ कहे डायरी को साइड टेबल पर रखा। उसने नैना की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप अपनी पुलिस कैप उठाकर ड्यूटी के लिए निकल गया। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में एक सुनापन था। कबीर की यह खामोशी उसकी किसी भी डांट या नफ़रत से ज़्यादा भयानक थी। रात के करीब 10 बज रहे थे।
कबीर जब पुलिस स्टेशन से वापस घर लौटा तो घर में पूरी तरह शांति थी। डाइनिंग टेबल पर खाना बहुत सलीके से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन कल की तरह नैना सोफे पर उसका इंतजार करती हुई नहीं मिली। कबीर ने अपनी कैप सोफे पर रखी और भारी कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की मध्यम नीली रोशनी थी। उसकी नज़र सीधे किंग साइज बेड पर गई। नैना बेड के एक कोने में एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों को सीने से लगाए खुद को पूरी तरह समेट कर सो रही थी। उसका चेहरा रजाई से आधा बाहर था। उस नीली रोशनी में उसकी सूजी हुई पलकें और मासूम चेहरा इतना बेबस और पवित्र लग रहा था कि कबीर कुछ पलों के लिए वहीं दरवाजे पर ठिठक कर उसे देखता रह गया। वह सच में किसी नाजुक कांच की गुड़िया जैसी लग रही थी। कबीर ने गहरी सांस ली और अपना तौलिया और कपड़े लेकर चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों बाद जब वह अपनी वर्दी उतारकर एक साधारण टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में बाहर आया तो अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे की शांति में एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई और कांपती हुई आवाज़ गूंज रही थी। कबीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आवाज़ बेड की तरफ से आ रही थी। वह धीरे धीरे अविश्वास के साथ बेड के करीब गया। नैना रजाई के अंदर बुरी तरह छटपटा रही थी और उसके होठों से कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। पापा, मुझे डर। कबीर के दिमाग में जैसे धमाका सा हुआ। क्या मतलब? वो बोल सकती थी? वह तो हमेशा से गूंगी थी। फिर यह आवाज़ कैसी? क्या यह कोई बहुत गहरा मानसिक सदमा था जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी और आज इस बेसुध हालत में उसका वह दर्द बाहर आ रहा था? कबीर ने झटके से रजाई हटाई और जैसे ही नैना को हिलाने के लिए उसके कंधे को छुआ, उसका हाथ पीछे छिटक गया। नैना का पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे इतना तेज बुखार था कि उसकी नसें तक गर्म हो चुकी थी। वह पसीने से तरबतर थी और बुरी तरह कांप रही थी। नैना। कबीर के मुंह से पहली बार उसका नाम इतनी घबराहट और फिक्र के साथ निकला। उसने नैना का चेहरा थपथपाया, लेकिन तभी अचानक नैना की वह बुदबुदाहट बंद हो गई। उसका शरीर जो अब तक कांप रहा था, अचानक बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसका चेहरा सेकंडों में कागज की तरह पीला पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगी। कबीर के अंदर का सारा गुस्सा और सारा गुरूर एक झटके में ढह गया। वहाँ सिर्फ एक ऐसा इंसान बचा था जिसके सामने एक मासूम लड़की मौत के मुहाने पर खड़ी थी और उसे लगा जैसे यह सब सिर्फ उसी की कल रात की बदसलूकी और तान्या के ख्यालों में किए गए बर्ताव की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, नैना, आंखें खोलो। कबीर के माथे पर पसीना आ गया। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उसने नैना को अपनी मजबूत बाहों में उठाया। उसका हल्का सा शरीर कबीर की गोद में किसी फूल की तरह आ गया। कबीर उसे गोद में उठाए दीवानों की तरह कमरे से बाहर भागा। दादाजी, माँ, जल्दी नीचे आइए। कबीर की वह चीख इतनी तेज और खौफनाक थी कि पूरे घर की दीवारें हिल गईं। दादाजी और कबीर के माता पिता घबराहट में अपने कमरों से बाहर दौड़े। सीढ़ियों के पास कबीर को उस बेसुध और पीली पड़ चुकी नैना को अपनी गोद में उठाए पागलों की तरह भागते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर, क्या हुआ बच्ची को? उसकी माँ रोते हुए पीछे दौड़ी। कुछ नहीं होगा इसे, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कबीर हाँफते हुए बोला। उसने नैना को जल्दी से अपनी एसयूवी को पिछली सीट पर लिटाया। उसकी माँ भी भागकर पीछे बैठ गई और नैना का सिर अपनी गोद में रख लिया। दादाजी और कबीर के पिता भी तुरंत दूसरी गाड़ी की तरफ भागे। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। कार के टायर जोर से चीखे और गाड़ी रात के अंधेरे को चीरते हुए शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ हवा से बातें करने लगी। कबीर बार बार रियर व्यू मिरर में नैना के उस पीले पड़ चुके चेहरे को देख रहा था और उसका दिल किसी भारी हथौड़े की तरह उसके सीने में धड़क रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद क्या डॉक्टर नैना की इस आवाज़ और उसके गूंगेपन के पीछे का वह भयानक राज खोलेंगे? क्या कबीर का यह अपराध बोध किसी नए एहसास की शुरुआत बनने वाला है? शहर के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के
सफ़ेद और ठंडे गलियारों में कबीर के भारी जूतों की खट खट गूंज रही थी। उसने नैना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। अस्पताल की तीखी और कड़वी दवाइयों की महक हवा में घुली हुई थी। डॉक्टर, जल्दी आइए। कबीर की आवाज़ में एक पुलिस वाले का रौब नहीं, बल्कि एक इंसान की बेबसी का खौफ था। नर्सों की एक टीम तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़ी। कबीर ने बेहद सावधानी से नैना के उस बेसुध और तपते हुए शरीर को स्ट्रेचर पर लिटाया। नैना का हाथ, जो अब तक कबीर की टी शर्ट को कसकर पकड़े हुए था, झटके से छूटकर नीचे लटक गया। कबीर ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन नर्सों ने स्ट्रेचर को तुरंत इमरजेंसी रूम के अंदर धकेल दिया और भारी कांच का दरवाज़ा कबीर के मुंह पर बंद हो गया। दरवाजे के ऊपर जलती हुई लाल बत्ती कबीर की आंखों में चुभ रही थी। पीछे से उसका परिवार भी हाँफते हुए वहां पहुंच चुका था। उसकी माँ रो रही थी और दादाजी चिंता से उस बंद दरवाजे को घूर रहे थे। कबीर दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके कानों में अभी भी नैना की वो कांपती हुई आवाज़ गूंज रही थी, पापा, मुझे डर। लगभग 1 घंटे के बाद, जो कबीर के लिए किसी सदी जैसा था, आईसीयू का दरवाज़ा खुला। एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। कबीर झटके से अपनी जगह से उठा और उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, नैना कैसी है? वो अचानक पीली क्यों पड़ गई थी? और मैंने उसे बोलते हुए सुना, वो तो गूंगी है ना? कबीर ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कबीर के साथ साथ वहाँ खड़े उसके परिवार की तरफ देखा। इंस्पेक्टर कबीर, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें 104 डिग्री का बुखार था और उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। यह किसी आम इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है। यह एक एक्यूट पैनिक अटैक और अत्यधिक तनाव का नतीजा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछले कई घंटों से एक भयंकर घुटन और डर से गुजर रही थी, जिसने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया। कबीर की सांसें गले में अटक गई। उसे याद आया कि कैसे रात भर नैना सोफे पर उसका इंतजार करती रही, कैसे उसने उसे फटकारा था और कैसे वो अपनी डायरी में तलाक की बात लिखकर खुद को सजा दे रही थी। डॉक्टर ने आगे कहना शुरू किया, और जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि वो बोल सकती है या नहीं, इंस्पेक्टर, मेडिकली आपकी पत्नी गूंगी नहीं है। यह सुनकर वहाँ खड़े दादाजी, कबीर की माँ और खुद कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? कबीर की आवाज़ मुश्किल से निकली। मतलब यह कि उनकी वोकल कॉर्ड्स और गले की नसें पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने गंभीरता से समझाया, उन्हें जो बीमारी है उसे मेडिकल भाषा में साइकोजेनिक एफोनिया या सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं। यह तब होता है जब इंसान किसी बेहद खौफनाक और गहरे मानसिक आघात से गुजरता है। किसी भयानक हादसे या डर ने उनके दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि उनके अवचेतना मन में खुद को बचाने के लिए उनकी आवाज़ को ही लो कर दिया है। बुखार और बेसुध हालत में उनका दिमाग उस सदमे को रोक नहीं पाया, इसलिए उनके मुंह से वो टूटे हुए शब्द निकले। डॉक्टर ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन उनका खौफ उन्हें बोलने नहीं देता। उन्हें इस वक्त दवाइयों से ज़्यादा एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ वो खुद को महफूज समझे। अगर उन्हें फिर से कोई गहरा सदमा या तनाव दिया गया तो उनका दिमाग हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद गलियारों में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने एक दर्द भरी नज़र कबीर पर डाली और बिना कुछ कहे वहाँ से हट गए। कबीर वहीं भूत बनकर खड़ा रहा। वो गूंगी नहीं है, वो डरी हुई है। कबीर के होठों से फुसफुसाहट निकली। उसे नैना के पिता के आखिरी शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था, कबीर, मेरी बच्ची बहुत नाजुक है, उसे इस जालिम दुनिया से बचा लेना। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वो गूंगी है, उन्होंने कहा था कि वो नाजुक है। और कबीर ने क्या किया? दुनिया तो दूर, खुद उसने ही नैना को इतना दर्द और खौफ दिया कि वो मौत के दरवाजे तक पहुंच गई। कबीर धीरे से आईसीयू के कांच वाले दरवाजे के पास गया और अंदर झांका। नैना बेड पर लेटी थी।
उसके पीले और बेजान चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मशीन पर उसकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे चल रही थी। वह डायरी का पन्ना कबीर की आंखों के सामने तैरने लगा, जिसमें नैना ने उसे आज़ादी देने की बात लिखी थी। कबीर ने कांच पर अपना हाथ रखा, ठीक उस जगह जहां दूसरी तरफ नैना का चेहरा था। उसके अंदर का सारा ईगो, तान्या का ख्याल और मजबूरी का गुस्सा, सब कुछ उस एक पल में राख हो गया। उसकी जगह एक ऐसे गहरे खुखार और प्रोटेक्टिव जुनून ने ले ली जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुमने मुझे आज़ादी देने की बात की थी न नैना? कबीर ने कांच से माथा टिकाते हुए खुद से वादा किया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक और दर्द था। अब यह इंस्पेक्टर तुम्हें तुम्हारी इस खामोशी और इस डर से आज़ाद करेगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े। अस्पताल से घर लौटे हुए नैना को 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में कबीर का बर्ताव बदला हुआ था। वह खामोश रहता, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा नैना की हिफाजत करती हुई महसूस होती थी। नैना की सेहत अब बेहतर थी, लेकिन कबीर और उसके बीच वह डायरी और तलाक वाली बात अब भी एक अनसुलझी दीवार बनकर खड़ी थी। उसी वक्त शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पुलिस डिपार्टमेंट की एक बेहद शानदार एनुअल पार्टी का आयोजन था। कबीर को हाल ही में एक बड़े केस के लिए सम्मानित किया जाना था। कबीर कभी भी नैना को इस तरह की पार्टियों में नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वहाँ तान्या भी होगी और वह नैना को कोई नया मानसिक तनाव नहीं देना चाहता था। लेकिन उस शाम दादाजी का फैसला पत्थर की लकीर बन गया। कबीर, आज पूरे शहर और तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए कि इंस्पेक्टर कबीर की पत्नी कौन है। नैना तुम्हारे साथ उस पार्टी में जाएगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। दादाजी ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा था। कबीर को मजबूरी में सिर झुकाना पड़ा। रात के 8 बजे जब नैना तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो हॉल में खड़ा कबीर उसे देखकर कुछ पलों के लिए सांस लेना भूल गया। नैना ने एक बेहद खूबसूरत गहरे काले रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर बेहद बारीक और खूबसूरत धागे का काम किया गया था। वह साड़ी उसके गोरे रंग पर बेहद खिल रही थी। कानों में लंबे झुमके, हल्का मेकअप और उसकी गहरी खामोश आंखें, वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रें चुराई और गाड़ी की चाबी उठा ली। पार्टी का माहौल बेहद शानदार था। धीमी रोशनी, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और शहर के नामी लोगों की भीड़। नैना कबीर के साथ चुपचाप खड़ी थी। हर कोई कबीर को बधाई दे रहा था और उसकी खूबसूरत पत्नी की तारीफ कर रहा था। हॉल के दूसरे कोने में तान्या खड़ी थी, जिसने एक बोल्ड लाल रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, जिसे वह गुस्से से इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि गिलास कभी भी टूट सकता था। उसकी आंखों में नैना को कबीर के साथ देखकर जलन की आग भड़क रही थी। कबीर, जो सिर्फ तान्या का था, आज किसी और के साथ दुनिया के सामने खड़ा था। तभी कमिश्नर ने कबीर को कुछ ज़रूरी बात करने के लिए अपने पास बुला लिया। कबीर ने नैना को एक शांत कोने में सोफे पर बैठने का इशारा किया और वहां से चला गया। यह मौका तान्या के लिए काफ़ी था। वह तेज कदमों से चलती हुई नैना के पास पहुंची। नैना, जो पहले इस भीड़ और अजनबी चेहरे से घबराई हुई थी, तान्या को अपनी तरफ गुस्से से आते देख सहम गई। तुम्हें क्या लगता है, इन महंगे कपड़ों में तुम कबीर की पत्नी बन जाओगी? तान्या ने दांत पीसते हुए कहा। नैना खड़ी हो गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तान्या ने उसे एक खाली और अंधेरे कॉरिडोर की तरफ धकेल दिया, जहां कोई नहीं था। तुम एक गूंगी, बेबस और अनपढ़ लड़की हो। कबीर सिर्फ तरस खाकर तुम्हें झेल रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तान्या का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तान्या ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और नैना के खुले हुए बालों को मुट्ठी में जकड़कर जोर से खींच लिया। आह! नैना के होठों से एक मूक चीख निकली, जो आवाज़ नहीं,
सिर्फ दर्द का एहसास थी। तूने मेरी जगह ली है ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तान्या ने उसके बालों को और जोर से खींचा और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। तू सिर्फ एक बोझ है, कबीर तुझसे नफरत करता है, नफरत। तान्या के नाखूनों की चुभन और बालों के खींचने से नैना की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन आज नैना वह कमजोर लड़की नहीं थी जो अस्पताल के बेड पर खौफ से पीली पड़ गई थी। आज उसके स्वाभिमान पर चोट की जा रही थी। उसे कबीर की नफरत मंजूर थी, लेकिन किसी बाहरी इंसान का उसे इस तरह बेइज्जत करना नहीं। नैना के अंदर जैसे एक ज्वाला सी फूट पड़ी। उसने अपनी आंखों से आंसू झटके। उसने अपने कांपते लेकिन मजबूत हाथों से तान्या की उस कलाई को पकड़ा जिसने उसके बाल पकड़े हुए थे। तान्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही नैना ने पूरी ताकत लगाकर तान्या का हाथ झटक दिया। अगले ही सेकंड कॉरिडोर में एक बेहद जोरदार आवाज़ गूंज उठी। नैना ने अपना हाथ हवा में घुमाया और तान्या के गाल पर अपनी पूरी ताकत से करारा थप्पड़ जड़ दिया। तान्या का चेहरा एक तरफ घूम गया और वह लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। नैना का सीना तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो चुकी थी, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। ठीक उसी पल कबीर नैना को ढूंढता हुआ उस कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसने सिर्फ आखिरी का दृश्य देखा। नैना का हाथ हवा में उठा हुआ था और तान्या जमीन पर गिरकर अपने गाल पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही थी। तान्या ने कबीर को देखते ही अपना ड्रामा शुरू कर दिया। कबीर, देखो देखो, इसने मुझे मारा। मैं तो बस इससे बात करने आई थी और इसने अचानक मुझ पर हाथ उठा दिया। तान्या रोते हुए कबीर की तरफ दौड़ी और उसके सीने से लग गई। कबीर का दिमाग सन्न रह गया। उसने नैना को देखा जो अभी भी गुस्से से हाँफ रही थी। कबीर को यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि जो लड़की इतनी शांत और डरी हुई थी वह अचानक इतनी हिंसक कैसे हो सकती है। उसे लगा नैना तान्या से जलन की वजह से यह सब कर रही है। नैना। कबीर की वह आवाज़ इतनी भारी और गुस्से से भरी हुई थी कि कॉरिडोर की दीवारें कांप उठी। कबीर ने तान्या को हल्का सा पीछे किया और तेज कदमों से नैना के पास पहुंचा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तान्या पर हाथ उठाने की? कबीर की आंखों में एक बार फिर वही पुरानी नफरत और गलत फहमी उतर आई थी। नैना ने कुछ समझाने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन उसके पास आवाज़ नहीं थी और कबीर के पास सच देखने वाला नज़रिया नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर की वह भारी और गुस्से से कांपती हुई आवाज़ उस खाली कॉरिडोर में किसी चाबुक की तरह गूंजी। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ जो कुछ समझाने के लिए उठाए थे धीरे धीरे नीचे गिर गए। उसकी डबडबाई हुई आंखों ने कबीर के चेहरे को देखा, जहां सिर्फ तान्या के लिए फिक्र और नैना के लिए बेइंतहा नफरत थी। कबीर के ठीक पीछे खड़ी तान्या अपने आंसुओं का नाटक करते हुए एक सातिर और जहरीली मुस्कान के साथ नैना को देख रही थी। नैना को उस एक पल में समझ आ गया कि इस दुनिया में आवाज़ वालों के झूठ हमेशा खामोश लोगों के सच पर भारी पड़ते हैं। वह गूंगी थी और उसका यह सच कि तान्या ने पहले उस पर हमला किया कबीर कभी नहीं सुनेगा। कबीर आगे बढ़ा और नैना की बाँह पकड़कर उसे झकझोरना चाहता था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नैना, तुमने। लेकिन इससे पहले कि कबीर का हाथ उसे छू पाता, नैना ने एक झटके से 2 कदम पीछे ले लिए। कबीर का हाथ हवा में ही रुक गया। नैना ने अपनी पलकें झपकाई और जो आंसू उसकी आंखों में तैर रहे थे उसे वहीं सुखा लिया। आज वह कबीर के सामने रोकर अपनी बेबसी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसने कबीर की आंखों में गहराई से देखा। उस एक नज़र में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा और खौफनाक खालीपन था जिसने कबीर को अंदर तक झकझोर दिया। वह नज़र चीख चीख कर कह रही थी कि आज के बाद नैना कबीर से कभी कुछ नहीं मांगेगी, कभी कोई सफाई नहीं देगी। नैना वहाँ से मुड़ी। उसने एक बार भी पलटकर कबीर या तान्या को नहीं देखा और कॉरिडोर से बाहर निकल गई।
कबीर उसे आवाज़ देना चाहता था, लेकिन नैना की उस आखिरी नज़र ने उसके गले में जैसे कांटे चुभो दिए थे। वह वहीं भूत बनकर खड़ा रह गया। 5 स्टार होटल की वह चकाचौंध, वह संगीत और वह झूठी दुनिया पीछे छूट चुकी थी। नैना होटल के बड़े से कांच के दरवाजे से बाहर निकली। रात के 11 बज चुके थे और शहर की ठंडी तेज हवाएं किसी तूफान का इशारा कर रही थी। होटल के बाहर की सड़क लगभग सुनसान थी। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी डामर की काली सड़क पर पड़ रही थी। नैना की काले रंग की जॉर्जेट की साड़ी हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उसने चलते चलते अपने पैरों में पहनी वह भारी और ऊंची हील्स उतारी और उन्हें वहीं सड़क के किनारे छोड़ दिया। सड़क का खुरदुरापन और कंकड़ उसके गोरे और कोमल पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसके सीने में उठ रहा था। उसका स्वाभिमान आज बुरी तरह कुचला गया था। वह बिना यह सोचे कि वह कहाँ जा रही है, बस उस अंधेरी और सुनसान सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे से आती कुछ गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स की रोशनी कुछ पलों के लिए उसके वजूद को रोशन करती और फिर वह वापस उसी घने अंधेरे में समा जाती। रात की वह खामोशी में सिर्फ उसके पैर की छम छम और तेज हवाओं की सरसराहट गूंज रही थी। उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो, उसे बाहर के अंधेरे से खौफ नहीं आता। इधर होटल के कॉरिडोर में कबीर अब भी वहीं खड़ा था। तान्या अभी भी उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकने का नाटक कर रही थी। कबीर, मुझे घर जाना है। मैं इस जंगली लड़की के आसपास भी नहीं रहना चाहती, तान्या ने लाड़ दिखाते हुए कहा। कबीर ने तान्या को खुद से अलग किया। उसका ध्यान अब भी नैना के जाने वाले रास्ते पर था। तभी अचानक कबीर की पुलिस वाली पारखी नज़रों ने जमीन पर कुछ देखा। लाल कालीन पर कुछ काले, लंबे और घने बाल गिरे हुए थे, जो जड़ से टूटे हुए लग रहे थे। और ठीक उसी जगह के पास दीवार पर लगे एक छोटे से शीशे पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ किसी को जोर से धकेला हो। तान्या के बाल तो हल्के भूरे रंग के थे और जमीन पर गिरे वो काले बाल नैना के थे। कबीर का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने झटके से अपनी नज़रें ऊपर उठाई। कॉरिडोर के ठीक कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। कबीर के सीने में अचानक घबराहट और एक भयानक डर ने जन्म ले लिया। अगर उसने सचमुच नैना को गलत समझा था, अगर तान्या ने नैना के साथ कुछ किया था और नैना ने सिर्फ अपने बचाव में हाथ उठाया था, और सबसे बड़ा खौफ, नैना कहाँ गई। होटल के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का दरवाज़ा एक जोरदार धक्के के साथ खुला। अंदर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी कुर्सियों से हड़बड़ा कर खड़े हो गए। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, सांसें तेज चल रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा खूंखार पुलिस वाले का रूप था जिसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। वीआईपी कॉरिडोर का कैमरा नंबर 4 अभी प्ले करो। कबीर की आवाज़ में कोई गुजारिश नहीं, बल्कि एक सीधा ऑर्डर था। गार्ड्स ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए फुटेज को रिवाइंड किया और स्क्रीन पर प्ले कर दिया। स्क्रीन पर जो नज़ारा सामने आया, उसने कबीर के पैरों तले ज़मीन खींच ली। फुटेज में साफ दिख रहा था कि नैना चुपचाप सोफे पर बैठी थी। तान्या खुद उसके पास आई, उसे धकेलते हुए अंधेरे कॉरिडोर में ले गई। कबीर की नज़रें स्क्रीन पर गड़ गई जब उसने देखा कि कैसे तान्या ने बेरहमी से नैना के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और उसे बुरी तरह झकझोरा। नैना दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। फिर नैना ने खुद को बचाने के लिए तान्या का हाथ झटका और उसे थप्पड़ मारा, और ठीक उसी पल कबीर खुद उस फ्रेम में दाखिल हुआ। कबीर ने देखा कि कैसे उसने बिना कुछ सोचे समझे नैना पर चिल्लाया था और कैसे नैना ने अपने हाथ सफाई देने के लिए उठाए, लेकिन फिर उन्हें नीचे गिरा लिया। स्क्रीन पर नैना की वह खामोश और खाली नज़र कबीर के दिल में किसी तेज खंजर की तरह उतर गई। सिट, मैंने ये क्या कर दिया। कबीर ने पूरी ताकत से अपना मुक्का कंट्रोल रूम की भारी लकड़ी के टेबल पर मारा। टेबल पर रखे कॉफ़ी के कप उछल कर गिर गए। वह एक पल भी वहाँ नहीं रुका। वह पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा।
कॉरिडोर में तान्या अभी उसका इंतजार कर रही थी। कबीर को अपनी तरफ आता देख उसने फिर से एक मासूम चेहरा बना लिया। कबीर, तुम कहाँ? मुझसे दूर रहना तान्या। कबीर की वह दहाड़ इतनी भयानक थी कि तान्या डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मेरा पहले क्या रिश्ता था। कबीर ने तान्या को वहीं खड़ा छोड़ दिया और होटल के मेन गेट से बाहर दौड़ लगा दी। उसने अपनी ब्लैक एसयूवी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी स्टार्ट की और उसे तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और आसमान में काले बादल घिर आए थे। शहर के बाहरी इलाके की वह सड़क पूरी तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स भी 1-2 छोड़कर खराब पड़ी थी। नैना सड़क के किनारे किनारे तेज कदमों से चल रही थी। उसके गोरे नंगे पैरों में कंकड़ और कांच के छोटे टुकड़े चुभ चुके थे, जिनसे खून की हल्की बूंदें रिस रही थी, लेकिन उसे उस दर्द का कोई एहसास नहीं था। ठंडी हवा उसके काले रंग की जॉर्जेट की साड़ी को बुरी तरह उड़ा रही थी और वह अपने दोनों हाथों से साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़े हुए थी। तभी पीछे से एक पुरानी खटारा सी जीप की हेडलाइट्स की रोशनी नैना पर पड़ी। जीप धीमी हुई और नैना के बिल्कुल बराबर में आकर रेंगने लगी। जीप में 3 लोग बैठे थे। शराब और सिगरेट की बदबू हवा में घुल गई। अरे मैडम, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? नंगे पैर? कोई छोड़ गया क्या? ड्राइविंग सीट पर बैठे गुंडे ने भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। नैना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने उनकी तरफ देखे बिना अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन जीप भी उसी रफ्तार से उसके साथ चलने लगी। अरे रुको तो सही, इतनी क्या जल्दी है? आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। पीछे बैठो दूसरे आदमी ने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा। नैना का गला सूखने लगा था। वह चीखना चाहती थी, बचाओ, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके होठ सिर्फ कांप कर रह गए। कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। उसकी इसी खामोशी को उन गुंडों ने उसकी कमजोरी समझ लिया। अचानक जीप तेजी से आगे गई और नैना के रास्ते के बिल्कुल सामने आकर तिरछी खड़ी हो गई। रास्ता बंद हो चुका था। नैना घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक जीप से 2 लोग नीचे उतर चुके थे। उन्होंने नैना को घेर लिया था। उनकी लाल और गंदी नज़रें नैना के चेहरे और उसकी उन काली साड़ी पर टिक गई। देखने में तो बड़े घर की मालगाड़ी लगती है। आज रात का इंतजाम तो हो गया। एक ने आगे बढ़कर नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नैना अब वह पुरानी डरी हुई लड़की नहीं थी। तान्या को मारा गया थप्पड़ अभी भी उसके अंदर एक आग की तरह जल रहा था। जैसे उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, नैना ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। तेरी तो, आदमी ने गुस्से में आकर नैना की साड़ी का पल्लू कस कर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। झटके से नैना सड़क के खुरदुरे डामर पर गिर पड़ी। उसके घुटनों और कोहनियों पर गहरी खरोंच आ गई। वह बेबस होकर जमीन पर थी और वे तीनों हंसते हुए उसके करीब आने लगे। गुंडे नैना को छूने ही वाले थे कि अचानक रात के अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। एक काले रंग की भारी एसयूवी तूफानी रफ्तार से उनकी तरफ आई और उनके और नैना के ठीक बीच में आकर ब्रेक एक भयानक चीख के साथ रुक गई। गाड़ी के टायर से उड़ती हुई धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि गाड़ी का दरवाज़ा एक जोरदार धक्के से खुला। अंदर से कबीर उतरा। उसकी पुलिस यूनिफॉर्म की स्लीव्स ऊपर तक फोल्ड थी। उसके माथे की नसें तनी हुई थी और उसकी आंखों में किसी भूखे शेर जैसा खौफनाक और जानलेवा गुस्सा था। कौन है बे तू? एक गुंडे ने कबीर की तरफ बढ़ते हुए पूछा, लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की कोई कानूनी चेतावनी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। कबीर ने अपनी भारी जूतों से उस आदमी के सीने पर एक इतनी जोरदार कीक मारी कि वह हवा में उछलकर सीधा अपनी जीप के बोनट पर जा गिरा। उनके मुंह से खून की उल्टी हो गई। दूसरे ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कबीर की तरफ झपटा, लेकिन कबीर जो एक ट्रेड पुलिस ऑफिसर था, उसके लिए एक बच्चों का खेल था। कबीर ने 1 सेकंड में उसका हाथ पकड़ा, उसे उल्टी तरफ मरोड़ा
और एक भयानक कड़क की आवाज़ के साथ उसकी हड्डी तोड़ दी। आदमी जमीन पर गिरकर बुरी तरह चीखने लगा। तीसरा गुंडा यह खौफनाक नज़ारा देखकर कांप गया। कबीर ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसका सिर इतनी जोर से जीप के शीशे पर दे मारा कि शीशा चकनाचूर हो गया। तीनों गुंडे खून से लथपथ होकर सड़क पर अधमरे पड़े थे। कबीर की छाती तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने मुड़कर नैना की तरफ देखा। नैना जमीन पर बैठी थी। उसकी काली साड़ी धूल और खून से सन चुकी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदी थी और वह अपनी साड़ी को कसकर पकड़े हुए बुरी तरह कांप रही थी। कबीर का वह खूंखार गुस्सा उसे देखते ही पिघल गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और अपराध बोध उतर आया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ नैना के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया। उसे लगा कि नैना डर के मारे उसके सीने से लग जाएगी और फूट फूट कर रोएगी, लेकिन नैना ने जो किया उसने कबीर के रोंगटे खड़े कर दिए। नैना ने कबीर के उस बढ़ते हुए हाथ को देखा, फिर धीरे से खुद पीछे खिसक गई। उसने कबीर का हाथ नहीं पकड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से ज़मीन का सहारा लिया और खुद अपने कांपते पैरों पर खड़ी हो गई। उसने कबीर की तरफ अपनी उसी ठंडी और खाली नज़र से देखा, मानो कह रही हो, मुझे गुंडों से तो बचा लिया इंस्पेक्टर, लेकिन खुद से कैसे बचाओगे। नैना ने ज़मीन का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। उसकी काली जॉर्जेट की साड़ी कई जगह से फट चुकी थी और धूल से सन गई थी। उसके गोरे नंगे पैर से खून की हल्की लकीरें रिस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की कोई लकीर नहीं थी। उसने कबीर के उस कांपते हुए हाथ को ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बिना कबीर की आंखों में देखे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसने अपनी पुलिस की नौकरी में बड़े बड़े मुजरिमों को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखा था, लेकिन आज वह खुद एक मासूम लड़की के सामने भिखारी बन चुका था। नैना, कबीर की आवाज़ पहली बार इतनी कमज़ोर और टूटती हुई निकली। वह घुटनों के बल ही ज़मीन पर खिसकता हुआ नैना के पैरों के पास पहुंचा। मुझे माफ़ कर दो। कबीर ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टूटकर सड़क के डामर पर गिरा। मैंने होटल के कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ली है। मुझे सब पता चल गया है कि ताने ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं अंधा हो गया था नैना। मेरे गुस्से ने मेरी सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। मुझे लगा तुम गलत हो। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाकर नैना के खून से सने और कांपते हुए पैरों को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां नैना की त्वचा के करीब पहुंची, नैना ने एक झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। कबीर ने तड़प कर ऊपर देखा। नैना की नज़रें अब भी सामने उस अंधेरी और सुनसान सड़क पर टिकी थी। उसकी आंखों में कबीर के लिए ना कोई नफरत थी, ना कोई गुस्सा और ना ही कोई शिकायत। वहाँ सिर्फ एक भयानक और जमा देने वाला खालीपन था। वह कबीर को ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वह इंसान उसके लिए मर चुका हो। नैना, कुछ तो प्रतिक्रिया दो। मुझे मारो, मुझ पर चीखो, लेकिन इस तरह मेरी तरफ पीठ मत करो। कबीर लगभग गिड़गिड़ा उठा। उसका चौड़ा सीना तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन नैना के लिए अब कबीर के शब्दों का कोई मोल नहीं था। जब उसे कबीर के भरोसे की ज़रूरत थी, तब उसने उसे सबके सामने जलील किया था। अब इन आंसुओं और इस माफ़ी का कोई अर्थ नहीं बचा था। नैना ने एक गहरी और ठंडी सांस ली, पीछे मुड़कर अपनी बिखरी हुई साड़ी को एक बार फिर से समेटा और उस अंधेरी सड़क पर आगे की तरफ चलने लगी। नैना के पैरों में कंकड़ और कांच के छोटे टुकड़े गहरे चुभ चुके थे। उसका हर एक कदम सड़क पर खून के हल्के निशान छोड़ रहा था। वह दर्द से हल्की सी लंगड़ा रही थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी और उसका सिर ऊंचा था। वह एक बार भी पीछे मुड़कर यह देखने नहीं रुकी कि कबीर उसके पीछे आ रहा है या नहीं। कबीर तुरंत ज़मीन से उठा। उसकी लाल और नम आंखें नैना के उन खून से सने कदमों को देखकर फटी रह गई। नैना, रुक जाओ, तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है।
तुम इस हालत में नहीं चल सकती। कबीर उसके पीछे भागते हुए बोला। वह नैना के बिल्कुल बराबर में आकर चलने लगा। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस तरह अपने पैरों को छलनी मत करो। नैना ने उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। हवा के झोंकों से उसके खुले और उलझे हुए काले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं की। कबीर उसके साथ साथ चल रहा था, उसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन नैना के लिए कबीर सिर्फ एक अदृश्य हवा के झोंके जैसा था। कबीर ने हिम्मत करके नैना का रास्ता रोकने की कोशिश की और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें मेरी कसम नैना, एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना, कबीर ने आदेश और विनती दोनों को मिलाकर कहा। नैना वहीं रुक गई। उसने अपनी नज़रें धीरे से उठाई और कबीर के चेहरे की तरफ देखा। कबीर को लगा कि शायद अब वह पिघल जाएगी, शायद अब वह उसे थप्पड़ मारेगी या उसके सीने पर मुक्के मारेगी, जैसे उसने कल रात किया था। लेकिन नैना ने बस अपनी खामोश आंखों से कबीर को सिर से पैर तक एक बार देखा, फिर बिना कोई भी भाव दिखाए उसने अपना रास्ता बदला और कबीर के बगल से होती हुई वापस सड़क पर आगे बढ़ने लगी। वह खामोशी कबीर के मुंह पर मारे गए 100 थप्पड़ों से भी ज़्यादा गहरी चोट कर गई। नैना ने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द लिखे, उसे यह एहसास करा दिया था कि जो दिल एक बार पूरी तरह से टूट जाए वह किसी माफ़ी से नहीं जुड़ता। रात के उस घने अंधेरे में नैना आगे आगे अपने खून से सने पैरों के साथ चल रही थी और अपने रुतबे और ताकत पर गुरूर करने वाला वह सख्त पुलिस वाला अपनी गाड़ी छोड़कर एक अपराधी की तरह सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर था। रात के करीब 2 बज रहे थे जब कबीर की गाड़ी घर के कंपाउंड में आकर रुकी। पूरे बंगले में घने अंधेरे का साया था और घर के सभी लोग अपनी गहरी नींद में सो चुके थे। हॉल की बत्तियां बुझी हुई थी। नैना बिना कबीर की तरफ देखे अपने भारी और धूल से सने हुए पैरों के साथ खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर सीधे बेडरूम में चली गई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। नैना बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके पैरों के तलवों से अब भी खून रिस रहा था और काले डामर की धूल की वजह से उसके घाव और भी गहरे लग रहे थे। तभी कबीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में मरहम पट्टी की एक छोटी सी पेटी थी। उसका चेहरा ग्लानि और चिंता से पूरी तरह उतरा हुआ था। वह चुपचाप नैना के पास आया और उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठने लगा ताकि उसके घाव साफ कर सके। लेकिन जैसे ही कबीर ने उसके पैर को छूना चाहा, नैना के अंदर का गुस्सा और नफरत भड़क उठी। उसने एक झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए और आंखों में जलती हुई आग के साथ कबीर को पीछे हट जाने का इशारा किया। उसने कबीर के हाथ से और रुई और दवा छीनने की कोशिश की, मानो वो कह रही हो कि उसे कबीर के किसी एहसान या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। नैना ने खुद ही अपने पैर के तलवे में धंसे कांच के एक बड़े टुकड़े को अपनी कांपती उंगलियों से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस टुकड़े को छुआ, कांच मांस के अंदर और गहरा धंस गया। एक असहनीय भयानक दर्द की लहर नैना के पूरे शरीर में दौड़ गई। दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उसके मुंह से बिना आवाज़ के एक तड़पती हुई सीसकी निकली। नैना की यह हालत देखकर कबीर के सब्र का बांध टूट गया। उसे नैना की इस जिद पर और खुद की बेबसी पर बेइंतहा गुस्सा आ गया। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। कबीर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उस दहाड़ में नफरत नहीं बल्कि एक तड़पता हुआ अधिकार था। उसने बिना नैना को संभलने का मौका दिए आगे बढ़कर अपने दोनों बड़े और मजबूत हाथों में नैना के दोनों टखनों को इतनी कड़ाई के से जकड़ लिया कि नैना चाह कर भी अपने पैर पीछे नहीं खींच पाई। कबीर का यह रूप बहुत आक्रामक था, लेकिन जैसे उसकी नज़र नैना के खून से सने तलवों पर गई,
उसके हाथों की वह कढ़ाई अचानक एक अद्भुत कोमलता में बदल गई। कबीर ने बहुत ही सावधानी से चिमटी उठाई। उसकी पूरी एकाग्रता नैना के पैर पर थी। उसने कांच के पहले टुकड़े को पकड़ा और इतनी सफाई और फुर्ती से बाहर निकाला कि नैना को ज़्यादा झटका ना लगे। वह फूंक मार मार कर उसके जख्मों से कांच के बारीक टुकड़े निकालने लगा। उसका एक हाथ लगातार नैना के पैर को सहला रहा था ताकि उसे दर्द का एहसास कम हो। कबीर की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नैना के लिए एक रक्षक का जुनून था। नैना बिस्तर पर बैठी ऊपर से कबीर के इस रूप को देख रही थी। वही कबीर जो कल रात तक उसे एक बोझ समझ रहा था, जो उस पर चिल्ला रहा था, आज उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठकर किसी कीमती कांच की गुड़िया की तरह उसके घाव सहला रहा था। कबीर की यह बेइंतहा परवाह, उसका यह बदला हुआ रूप और पिछले 24 घंटों में मिला वह सारा दर्द, सब कुछ नैना के दिमाग में एक साथ घूमने लगा। उसके अंदर का सारा सब्र टूट गया। उसकी खामोश आंखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वह अब खुद को रोक नहीं पाई और बिना किसी आवाज़ के उसका पूरा शरीर आंसुओं के वेग से बुरी तरह कांपने लगा। उसके सीने से उठती हुई वो मूक सिसकियाँ पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरने लगी। नैना को इस तरह फूट फूट कर रोते देख कबीर का दिल पूरी तरह बैठ गया। उसने तुरंत उसका पैर छोड़ा और बिस्तर पर उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने नैना के रोते हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में समेटा। माफ़ कर दो नैना, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में एक जानवर बन गया था। प्लीज़ मत रोवो, तुम्हारा यह रोना मुझे मार रहा है। कबीर की आवाज़ रुआंसी हो गई थी। वह बार बार माफ़ कर दो दोहरा रहा था, लेकिन कबीर की माफ़ी ने नैना के दर्द को और बढ़ा दिया। वह और भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगी। कबीर ने उसका यह रोना, उसकी यह खामोश तड़प अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गूंगी लड़की के दिल के तूफान को कैसे शांत करे। अचानक कबीर के अंदर का सारा नियंत्रण खो गया। एक गहरे जुनून, अपराध बोध और हक के साथ वह आगे बढ़ा और उसने अपने होठों को सीधे नैना के कांपते और रोते हुए होठों पर रख दिया। कबीर ने बेहद गहराई और शिद्दत के साथ नैना के होठों को अपने होठों के घेरे में ले लिया, मानो वह उसके सारे आंसुओं, उसके सारे दर्द और उसकी उस खामोश चीख को हमेशा के लिए अपने अंदर सोख लेना चाहता हो। वह किस, उसमें कबीर का पूरा वजूद, उसकी माफ़ी और उसका एक नया खूंखार जुनून घुला हुआ था। कबीर के इस अचानक और तीव्र वार से नैना का पूरा शरीर एक पल में सून हो गया। उसकी खुली की खुली आंखें कबीर के बंद चेहरे को देखती रह गई। उसका रोना थम गया, उसकी सांसें रुक गई और उसके हाथ जो कबीर को पीछे धकेलने के लिए उठे थे, हवा में ही जम गए। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।